ठीक है ना आवाज? एकदम स्पष्ट है दीदी। जी सुचित्रा बहन जी। ठीक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपन। सभी भाई बहन को नमस्ते। और इसके पहले जो बात हुई थी कि रचिता बेटा जी ने कहा था कि हम सब मिलकर के गोष्ठी कर लेते हैं। एक दिन पठन रहेगा, दूसरे दिन हम सब मिलकर भी आपस में गोष्ठी करेंगे। तो वो हो पाया था बढ़िया से। मैसेज तो मैंने देखा था, तो आप हाँ सभी दीदी, लोग उसे बहुत बैठ। बढ़िया हुआ था। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। तो मुझे लगा था, मैसेज तो मैं देखी थी शायद ये लोग बैठ रहे हैं, ऐसा मुझे लगा था। तो बहुत अच्छा भैया, ऐसी शुरुआत हो गई, कम से कम साथ में पठन की शुरुआत हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ से कहाँ तक आप लोग पठन कर पाए भैया वो पेज को? वो हम लोग ना, उसके बाद का 5 पेज हम लोग, वो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो हम लोग किए पठन। उसमें करीब कल 8 9 10 जन थे हम लोग के साथ में। उसमें अचल भाई जी नहीं थे। मैं अच्छा। बता रहा हूँ, पेज नंबर जो है बता जी देता हूँ। जी भैया। इसमें 111 तक जो एक अपना क्वेश्चन है, इसके पहले जो 107 नंबर का पेज में है, अगर दुनिया व्यापार में हम्म। रोजगार में, तो इसको हम लोग पढ़े थे। अच्छा। तो ये हम लोगों का शुरू का जो रीडिंग जो जो उसके पहले का जो क्लास हुआ था ना, उसमें ये डार्विन वाला क्वेश्चन जो था, हम्म। और हाँ, ये वो मैंने आपके देखा, बहुत लिए अच्छा। हाँ, तो ये दोनों हम्म। को हम लोग फिर रिवाइज भी किए थे कल। तो इसी में चर्चा जी। बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर बाद का जो हम्म। पढ़ाई जो हम लोग का चला ना, तो उसमें बहुत ज्यादा हम्म। डिटेल्स में बातचीत नहीं हो पाई। हम्म। तो लेकिन उसमें चर्चा है, ठीक है। तो अपन कहाँ तक माने कि पेज नंबर 105 तक अपना हो चुका है, हाँ, 6 वन तक। हंड्रेड 105 में जो ये पहला क्वेश्चन था ना, वो हो गया जी। था। दूसरा क्वेश्चन जो है हाँ। वो पढ़ना बाकी था वहां से। हम्म। तो सेकंड क्वेश्चन से बाकी था पठन, हाँ, कल है हम ना? लोगों का एक बात चल रहा था जी। कि इसमें ये बात चल रहा था कि जो जीवन एक थोड़ा सा अभी चर्चा चल रही थी इस बात पे। हम्म। क्या था कि जीवन और शरीर जो है, इसके पीछे में हम्म। क्या था। कौन से पेज नंबर पे भैया? हाँ, 1 मिनट दीदी, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ना बहुत जी। ये जो था, कल की मतलब एक इसमें लाइन था, वो लाइन मेरे को भी दिख नहीं रहा, लेकिन कल एक बात चल रही थी कि जैसे जो जीवन है ना, वो जी। व्यापक से हम लोग कल चर्चा में कि यहाँ तक हो, ऐसे इधर जा रही थी बात कि जो हम्म। जीवन जो है वो व्यापक में से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम्म। ऐसा हम लोग ऐसा मेरा कहना था, उसमें सब चर्चा कर रहे, तो लग रहा था कि हम लोग आज के क्लास में इसको चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हम्म। जैसे हमारे कोई विचार, जैसे हम किसी को याद करते हैं, तो वो उसको वहां हम्म। तक हमारा भास चला जाता है, वो फीलिंग्स हम्म। ऐसा होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम्म। शरीर जड़ चैतन्य वाली जो बात, जड़ जड़ जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ, शरीर जो है उसको प्रकृति से जुड़ा हम्म। हुआ, और चैतन्य जो है वो व्यापक से जुड़ा हुआ है। ऐसा हम्म। हम लोग मन में आ रहा था। और व्यापक के साथ में लेकिन ये परमाणु, हमारा जीवन जो है वो जागृत परमाणु है। तो वो हम्म। परमाणु क्या इसमें जड़ से जुड़ा हुआ है कि व्यापक से जुड़ा हुआ है? हम्म। व्यापक में तो सब चीज जुड़ा हुआ है ही, लेकिन हम्म। जो आशा, विचार, इच्छा,
ये तो पूरा ये हम्म, इसमें ये तो परमाणु नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा हम्म, था कि ये व्यापक वाली वस्तु है। ये हम्म, तो ये थोड़ा सा और गहराई से ऐसा लग रहा था समझने का। मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहा हूँ नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हम्म, मन में सवाल जा रहा था कि जो हम्म, जीवन है वो जीवन जो है हम्म, वो व्यापक का चीज लग रहा था। ये सही है कि नहीं, और इसको जानना था। ठीक है, ठीक है भैया। तो सही है, वो व्यापक की वस्तु ही है। और जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो तो व्यापक ही है। तो हम ज्ञान की ही चर्चा करते हैं, है ना। ज्ञान की चर्चा करते हैं मतलब हम व्यापक की चर्चा करते हैं, और जीवन ही समझता है सब चीजें। तो एकदम सही है, मैं भी इसे सोचती हूँ, और ये मुझे भी सही लगता है। आ, क्या बोलते हैं इसको अपन, कि व्यापक जैसे पारदर्शी पारगामी होता है भैया, वैसे ही जीवन भी अगर देखेंगे तो, अगर हम पारदर्शी पारगामी, हमारा विचार और भाव ऐसा नहीं रहता है अगर, तो हमको यहीं पर तकलीफ होता है। मतलब आपस में जो रिलेशन है ना, वो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए बोलते हैं अपन ना। तो ये पारदर्शिता का गुण क्या है, ये तो व्यापक का ही गुण है। तो पारदर्शिता का गुण मतलब कहाँ पर है, कहाँ पर देखेंगे इसको, तो इसको अपन जीवन की क्रियाओं में ही देख पाएंगे। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वो जीवन की क्रिया से ही अपन देखेंगे तो व्यापक से ही मिलता जुलता सारा कुछ है ही है। इसलिए पारदर्शिता वाला जो गुण है, पारगामी वाला गुण है, कि मेरे विचार में अगर कुछ भी आता है तो मेरी भाव भंगिमा जैसे भी बनते हैं, है ना, वो आप तक पहुंचते ही है। क्योंकि व्यापक पारदर्शी पारगामी है, और हमारे विचार भी उसी के थ्रू बिल्कुल सेम पहुंचते ही है। तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, देखने की जरूरत भी नहीं है, वो भाव बिल्कुल पहुंच ही जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल मैच ही करता है, बिल्कुल सही बात है एकदम। तो इसको और समझना है तो पूनम बहन जी आप रख सकते हो इसको और डिटेल में। मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया प्रश्न सुचित्रा बहन जी। हाँ, दीदी तो दीदी, ये मतलब व्यापक मेरे को में हाँ दीदी आप बोल दीजिए। हाँ, मतलब भैया का कहने का मतलब है कि जीवन जो है वो वैसे ही लगता है जैसे कि व्यापक है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। जीवन हम्म, और व्यापक लगभग एक जैसा लगता है उनको, लेकिन क्यों ऐसा लगता है, तो उसको थोड़ी सी स्पष्ट करना है एक्चुअल में ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि दोनों अलग अलग वस्तु हैं, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है उसको स्पष्ट वो करना चाहते हैं। तो भैया बताएंगे वो उनको एक समान कैसे लगता है, क्योंकि एक क्रियाशील वस्तु है और एक क्रिया शून्य वस्तु है। हाँ दीदी, इसमें जैसे क्रिया शून्य है, व्यापक क्रिया शून्य है। पर ऐसे जैसे ये क्रिया इसमें व्यापक में ये ऊर्जित है हर एक इकाई। तो ये जो हम्म, हमारा जो जागृत परमाणु है वो जो है, जैसे आज आशा विचार इच्छा, हम यहाँ से तुरंत अभी कहाँ चांद में पहुंच सकते हैं, वो चल सकते हैं। या फिर हम किसी को यहाँ से याद करते हैं तो सामने वाला को भी ये अगर अच्छे से याद करते हैं तो उसको ही महसूस होता है कि नहीं, कोई याद कर रहा था। तो ये व्यापक मतलब वो चंद सेकेंड में वो बात वहां तक पहुंच जाती है, कितने दूर भी सामने वाला रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है व्यापक में है। और व्यापक क्रिया शून्य जरूर है, लेकिन शक्ति संपन्न तो है ना। तो वो इससे जुड़ा हुआ इस ऐसे लग रहा था मेरे को इस बात से। क्रिया शून्य है, उसके बाद क्या बोले, लेकिन शक्ति संपन्न है ऐसा बोले क्या? हाँ दीदी, मैं इस शब्द को बोला था। कौन शक्ति संपन्न है? तो व्यापक में ही तो सब कुछ ऊर्जित है ना। इस पास में व्यापक में व्यापक में ही तो सब कुछ ऊर्जित है ना। हाँ, व्यापक में सब कुछ ऊर्जित है, व्यापक स्वयं में ऊर्जा है, पर व्यापक में कोई शक्ति नहीं है। ऊर्जा इकाई के होने से उस स्थिति गति से हमें पता चलता है। पर अगर हम सिर्फ व्यापक वस्तु की बात करें, उसमें कोई शक्ति, कोई गति, कोई तरंग, कोई दबाव, कुछ भी नहीं है। अगर हम सिर्फ व्यापक वस्तु की बात करें तो कोई भी इकाई है, उसी में स्थिति गति है, उसी में क्रियाशीलता है।
और इसीलिए इसका एक अभी जो आगे है आपके पूरे प्रश्न का उत्तर, ये जो दीदी आपकी आवाज क्या है। कट गई। दीदी ये आपने बोला ना, ये आगे आपका अच्छा सवाल है, शायद उसके बाद पूरा गायब हो गया था। जी, तो मैं ये कह रही थी भैया कि व्यापक एक वास्तविकता है और इकाई एक अलग वास्तविकता है। ये दोनों साथ साथ हैं और एक दूसरे का प्रभाव के साथ है ना। तो लेकिन ये दोनों ही अलग वस्तु है, इसको अच्छे से हमको देखना पड़ेगा और दोनों का सह अस्तित्व है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये व्यापक और इकाई के संदर्भ में जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर आया है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये लगना और होना, इसमें डिफरेंस है। इकाई बिल्कुल भी व्यापक नहीं है और व्यापक इकाई नहीं है। व्यापक पे कोई शक्ति नहीं है, व्यापक एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा में जितने भी इकाइयां संपृक्त हैं, इसीलिए ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, चुंबकीय बल संपन्नता, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो जीवन परमाणु एक एकदम अलग चीज है, गठनशील परमाणु, गठनपूर्ण एक परमाणु। और अगर जागृत भी मानव हो गया तो भी व्यापक बन गया, ऐसे नहीं है। व्यापक और स्वयं के सह अस्तित्व को समझता है, स्वयं का होना समझता है। और जैसे व्यापक वस्तु सभी इकाइयों को जीने दे रही है, उसी प्रकार मनुष्य का आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता के साथ आचरण पूर्णता की स्थिति भी आती है। पर वो मानव लक्ष्य हम उसको कहेंगे, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व संपन्न हो गया। पर अगर हम व्यापक वस्तु को देखते हैं तो व्यापक वस्तु का कोई लक्ष्य नहीं है, मानव का लक्ष्य है। मानव में पद है, मानव पद, देव पद और दिव्य पद। मानव में ऐषणा है, व्यापक में कोई ऐषणा नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से हमको धीरे धीरे हम इसको और समझ पाएंगे। ऐसा मतलब दीदी? ऐषणा मतलब इच्छाएं। जब हम मानव पद में आते हैं तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये 3 ऐषणाएं हैं जिनका अध्ययन हम अगली जब मानव व्यवहार दर्शन करेंगे तब उसमें डिटेल करेंगे। तो अभी के लिए जो आपका प्रश्न है वो है कि व्यापक और जीवन परमाणु, या फिर जब जागृत हो जाता है मानव तो ऐसा लगता है कि लगभग एक सी कोई स्थिति है क्या। तो ये तो है कि व्यापक वस्तु को पूर्ण तरह से मनुष्य समझ जाता है, वो एक अलग चीज है। पर व्यापक फिर भी एक अलग वस्तु है, वो क्रिया शून्य है, परमात्मा है, खाली स्थान है, पर वो इकाई नहीं है। दीदी, मैं इसमें कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ, एक जो आप बोल रहे हो जैसे कि व्यापक के होने का प्रमाण इकाइयों की स्थिति गति से ही मिलता है कि वही कि व्यापक है यहाँ पर, क्योंकि इकाई में इकाइयां जो जिस चीज से ऊर्जित है और जो क्रियाशील है वो व्यापक के होने का प्रमाण हुआ। और भैया जो पूछना चाह रहे हैं ना कि ये जुड़ता है इसलिए क्योंकि बीच में सत्ता है, ये जो जुड़ाव को महसूस करने वाली बात वो पूछ रहे हैं कि हम लोग ज्ञानावश्यक की इकाई तो व्यापक को ज्ञान रूप में मुझे भी पूरा नहीं क्लियर हुआ है कि, लेकिन उसमें वो अगर यहाँ कुछ हम सोचते हैं बोलते हैं तो वहां तक इकाई तक भाव पहुंचते हैं क्या, वो जो जुड़ाव फील करने की बात है कि इसमें लिखा है कि जुड़ता इसलिए है कि बीच में सत्ता है, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन कर रही है दीदी। तो उस प्रश्न के साथ साथ चलें। कौन सा दी ये जो हाँ, अभी ये जो अगला प्रश्न है ये सह अस्तित्व का ही है पूरा, अच्छा तो इसी ठीक के है दीदी। साथ ही चलते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ दीदी। ठीक है, तो आज का अगला पठन प्रश्न कौन करेंगे, अचल बेटा? जी दीदी, मैं ये सोच रहा था कि मतलब अपन ना बाकी जितनी भी अपन चीजें लेते हैं वो सभा विधि से सबके स्वीकृति के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे पठन का ऑर्डर भी एक बार अपन डिस्कस कर सकते हैं क्या सभा में, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही सही रहेगा या अपन कोई और ऑर्डर चूज कर लें? एक बार जैसा अभी आप सोचे हैं, एक बार उस क्रम को पूरा होने दीजिए ताकि सभी का एक क्रम आ जाए।
उसके बाद में हम इसको बिल्कुल सभा जी विधि से ही करना उचित होगा। जी दीदी। तो दीदी अभी तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चल रहे थे, तो पिछली बार कल्पित भैया और कमलेश भैया ने किया था। तो भारती दीदी आप अगर ऑनलाइन है तो भारती दीदी आप ले लेंगी क्या अगले 5 पेज? के बाद एम है ना, मधु बहन जी का बोल रहे थे कि उनका। हाँ जी, बस वो भारती दीदी एक्चुअली पिछली बार नहीं ली थी तो वो मिस हो गई थी। मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? दीदी यहाँ पे तो सबकी आ रही है। मुझे लगता है कि आपके एक बार हेडफोन्स आपको चेक करने पड़ेंगे, या वॉल्यूम बढ़ा के ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, भारती दीदी तक नहीं पहुंची आवाज, तो कुसुम दीदी आप ले लेंगी क्या? हेलो कुसुम दीदी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ओके, कुसुम दीदी तक शायद नहीं जा रही। हेलो। हाँ कुसुम दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। अभी मैं कुछ दिन नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा मैं थोड़ा अच्छा थोड़ा ज्वाइन कर रही हूँ, पूरा टाइम मैं ज्वाइन नहीं अच्छा कर अच्छा, पा रही ठीक हूँ। है हाँ भैया, थोड़ा प्रॉब्लम है घर में। ठीक है दीदी, हाँ कोई कोई बात नहीं दीदी। ठीक है। जी जी, तो मधु दीदी फिर आप ले लीजिए। हाँ जी जी भैया। जी और कहाँ से रीड करना है? जी दीदी, ये जो है ना पेज नंबर 105 में ये वाला क्वेश्चन है, आपका सारा प्रतिपादन ही सह-अस्तित्व मूलक है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है। हाँ नहीं, मेरे पास बुक है, मैं उसी से पढ़ती हूँ। हाँ 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 ठीक है दीदी। सभी को नमस्कार। आपका सारा प्रतिपादन ही सह अस्तित्व मूलक है। आपने कहा प्रकृति सत्ता में है, इस तरह सह अस्तित्व सर्वस्व है। आप कहते हैं जहाँ कोई इकाई नहीं है वहां भी सत्ता है, और जहाँ इकाइयां ठसाठस भरी हैं वहां भी सत्ता है। इसे समझाइए। उत्तर, व्यापक वस्तु को हम व्यापक वस्तु हमको जल्दी समझ में आता है, जैसे खाली स्थान कहें, सत्ता कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें। ये क्या चीज है? ये मूल वस्तु है, ऊर्जा है। ये ऐसी वस्तु है जिसमें जो भी इकाइयां हैं इससे प्रेरित होने योग्य हैं। प्रेरित होना कैसे होता है? क्या ऊपर से धक्का मारता है? पहले ऐसा भी कहा गया कि एक शुरू हुआ। मैं 1 मिनट रोकूं क्या? हाँ जी दीदी। क्या मैं इसे पढ़ूं और समझाती जाऊं? बहुत ही अच्छी बात है दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, तो मैं उत्तर से शुरू करती हूँ। प्रश्न मधु बहन ने बढ़िया से सुंदर से पढ़ा है। व्यापक वस्तु हमको जल्दी समझ में आता है, ऐसा बाबा जी इसीलिए कह रहे हैं कि जब मैं अपने सामने मैं दीवार को भी देखती हूँ, या मैं अपनी माँ पिता या किसी भी वस्तु को देखती हूँ जिसका कोई आकार मुझे दिखता है, उससे भी पहले मुझे व्यापक दिखता है। और ये व्यापक पारदर्शी है, इस वजह से मैं किसी वस्तु को देख पाती हूँ। तो कोई भी वस्तु को जब भी कोई मानव देख रहा है, उससे पहले वो उस खालिस्तान, उस व्यापक वस्तु को देखता है। इसीलिए कहते हैं व्यापक वस्तु हमको जल्दी समझ में आता है ना। तो वाकई हम उसको देख नहीं पाते, ये दूसरी बात है। पर अगर देखें तो सबसे पहले कोई भी चीज देखने से पहले व्यापक वस्तु ही दिखता है। फिर है जिसे खाली स्थान कहें, तो जैसे आप लोगों ने शिविर में इसको बात को सुना होगा कि कोई भी चीज एक क्यों दिखती है। वो एक इसीलिए दिखती है क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं दिखता है, उसके नीचे कुछ नहीं दिखता है, उसके दाएं बाएं और भी कुछ नहीं मुझे दिखता है, उसके आगे पीछे भी कुछ नहीं मुझे दिखता है। मतलब 6 और मुझे खाली स्थान दिखता है, इसीलिए एक वस्तु मुझे दिखती है। तो मुझे खाली स्थान दिखता है, इसीलिए इसे एक नाम दिया खाली स्थान।
या फिर इसे सत्ता कहें। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम इस सत्ता नाम को अक्सर उपयोग करते हैं कि सत्ता हस्तांतरण। तो एक ऐसा अस्तित्व का नीति है, नियम है, नियंत्रण है जिसमें सत्ता किसी के भी हाथ में नहीं है, या फिर सत्ता सबके हाथ में है, और जो इस सत्ता को समझ जाता है वो अधिकार संपन्न हो जाता है, उसी का पद होता है। क्या बात है। तो सत्ता इसीलिए कहे हैं कि ये सत्ता तो हस्तांतरण हो ही नहीं सकती, और जब सत्ता समझ में आ जाए तो आप अधिकारी बने, आप समझदार बने, तब आपको पद की आवश्यकता नहीं है। इसे परमात्मा कहें तो परम अणु, परम आत्मा, परम मतलब छोटा, आत्मा से भी छोटा है, आत्मा से भी अति सूक्ष्म है, इसीलिए इसको नाम क्या दिए, परमात्मा। क्योंकि व्यापक वस्तु को हम देख ही नहीं सकते, हम उसे समझ सकते हैं, इसीलिए से परमात्मा मतलब अगर हमारे पूरे इसमें इकाइयों में देखें तो सबसे छोटा है अंश, वो है आत्मा, क्योंकि उसमें केवल एक अंश है। जीवन परमाणु के मध्यांश में जो आत्मा है उसमें केवल एक अंश है, और उससे भी कुछ बारीक हो सकता है, उसको कह रहे हैं व्यापक परमात्मा। अब ये परमात्मा आपका या मेरा नहीं है, ये तो सबका है। तो हम सभी परमात्मा में हैं, परमात्मा से हैं, और परमात्मा को ही समझ रहे हैं। इसे ईश्वर भी कहे तो एक शब्द हम प्रकृति के लिए उपयोग करते हैं, प्राकृतिक ऐश्वर्य। कितना सुंदर प्राकृतिक ऐश्वर्य है। तो ये ऐश्वर्य शब्द आया कहाँ से? क्योंकि प्रकृति ईश्वर में है, तो ईश्वर में कोई चीज है, इसीलिए ऐश्वर्य है ये, और इसको समझते हैं तो मनुष्य को आनंद की स्थिति को महसूस करता है। अब ये क्या चीज है, ये सूचना में तो आ गई, पर वस्तु रूप में तो मुझे समझ में नहीं आती ये क्या चीज है। यह मूल वस्तु है ऊर्जा। यह ऐसी वस्तु है जिसमें जो भी इकाइयां हैं इससे प्रेरित होने योग्य है। मतलब जब आप आगे की कक्षाएं पढ़ेंगे, आगे की किताबें पढ़ेंगे, तो हर वस्तु के कोश हैं, है ना, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे मनोमय कोश, ऐसे कोई भी परमाणु के ऐसे होते हैं कोश, उसमें कुछ एक्टिव होते हैं। तो हर परमाणु, हर छोटा बड़ा, वो 400 अंशों का हो चाहे 4 अंशों का हो परमाणु, सभी परमाणु प्रेरणा संपन्न है। क्या संपन्न है? प्रेरणा संपन्न है। क्या चीज की प्रेरणा? संबंध को पहचानने की, व्यवस्था में होने की प्रेरणा, है ना। तो अपन हाइड्रोजन को ले, हीलियम को ले, कार्बन को ले, सबका आचरण निश्चित है। तो सभी प्रेरणा संपन्न है, मतलब व्यवस्था की प्रेरणा से संपन्न है। उन्हें बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिल रही, कोई नहीं सिखा रहा है, सभी प्रेरणा संपन्न है। और ऐसे ही अगर अपन अपने में जांचें, क्योंकि कोई भी बात को हमें मानना नहीं है, हमें जांचना है। तो अगर हम अपने में देखें तो क्या मैं भी प्रेरणा संपन्न हूँ? हाँ, मुझे भी प्रेरणा बीच बीच में मिलती ही है ना। जब जब हमको ऐसे लगता है कोई चीज, एकदम हम थोड़े सजग होते हैं, हाँ मुझे भी प्रेरणा संपन्न है, व्यवस्था की प्रेरणा मिलती है। गलत होने में परेशानी होती है, सही होने में उत्सव होता ही है। तो मैं अपने में भी जांचती हूँ तो दिखता है हर इकाई की तरह मैं भी प्रेरणा संपन्न हूँ। मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा नहीं होती तो हर चीज निराश होती, उत्सव नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती। और ऊर्जा है मतलब हर चीज उत्सवित है, आचरण के साथ है, और आगे प्रकटन है, क्रियाशीलता है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। प्रेरित होना कैसे होता है? क्या ऊपर से धक्का मारता है? पहले ऐसे भी कहा गया कि एक शुरू हुआ, फिर उसके धक्के से एक एक करके सब शुरू हो गए। तो साइंस में एक वैज्ञानिक ने जब अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई, कोई भी चीज क्रियाशील कैसे हुई, इसको उन्होंने खोजा। तो एक खोज में, आप अभी इंटरनेट में भी खोजेंगे तो यही आता है। तो कहीं कुछ विस्फोट हुआ, उससे बहुत तेज कुछ गति से कुछ
धरतियों का कुछ एक भाग तेज गति से आया, वो किसी से टकराया इस तरह से, और वो फिर किसी से टकराया, टकराते टकराते सब चीज, धरती घूम रही, सूरज घूम रहा, ऐसे ऐसे बताते हैं। और एक दिन सब टकरा जाएंगे, सब विनाश हो जाएगा, ऐसे भी बताते हैं, और कुछ वर्ष भी बताते हैं। तो बाबा जी मध्यस्थ दर्शन का नहीं बता रहे हैं, ये जो भौतिकवादी वैज्ञानिक ने खोजा उसको बता रहे हैं। तो इस तरीके से सब कुछ अस्तित्व शुरू हुआ है, ऐसा एक भौतिक वैज्ञानिक बता रहे हैं। बाबा जी ने जो देखा, क्या देखा? सत्ता में धक्का देने वाला कोई गुण नहीं है, क्योंकि उसमें कोई गति नहीं है। वो एक है ना, एक स्थिति है, कैसे कहें, वो क्रिया शून्य स्थिति है, वो बस है, वो बस है, यही कह सकते हैं। वो बस है, ना वो कहीं आ रही है ना जा रही है, वो बस है ना। तो उसमें जब कोई चीज है, ना वो कहीं जाती है ना आती है, तो धक्का देने वाला उसमें गुण ही नहीं है। इसमें ना तरंग है, तरंग मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ या आप किसी को बोलते हैं, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये क्या हो रहा है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में तरंग गई, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे आप तक पहुंच गई। इसको कह रहे हैं तरंग। तरंग को आप बहुत सारे तरीकों से, जैसे पानी में ही हम देखते हैं लहरें उठती हैं, हम बिजली में देखते हैं एक तरंग है। इस तरीके से इकाई ट्रांसफर जो करती है आवाज को, या फिर है ना साउंड को ही अभी हम लेते हैं, तो उसको कह रहे हैं तरंग। तो सत्ता में तरंग नहीं है, वो है, बस है, उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई दबाव नहीं है। दबाव मतलब इंग्लिश में हम उसको प्रेशर कहते हैं, जैसे हम प्रेशर कुकर को यूज करते हैं, या फिर हम किसी चीज को दबाते हैं, तो वहां तो कोई, वो बस है। तो जब कोई चीज है तो उसमें कोई चीज टकरा नहीं रही, कोई घर्षण नहीं हो रहा, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसमें न तरंग है, न गति है, न दबाव है, ये एक स्थिरता है, ये बस है। इसीलिए यहाँ पर धक्का देने वाली बात आती ही नहीं है। तो जो भौतिक वैज्ञानिक ने बात की कि अस्तित्व की शुरुआत धक्का देने से हुई, उसको बाबा जी ने नकार दिया है। उन्होंने जो देखा उसमें यही देखा कि अस्तित्व एक व्यवस्था है, इसको हमें अपने स्तर पर जांचना है। हम अगर विचार करें कि वाकई क्या सब कुछ धक्का दे रहा है, तो अपनी जिंदगी भी धक्का देते देते निकलनी चाहिए, उसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अस्तित्व के एक भाग हैं, हम अस्तित्व में हैं। अगर अस्तित्व का नियम धक्का देने वाला है तो ये हमें तो स्वीकार होता नहीं। हमें कोई धक्का दे या हम किसी को धक्का दे, तो ये हम अपने स्तर पर जांच लेते हैं कि भाई वाकई ये मैं अपने स्तर पर जांच लेती हूँ, धक्का दे ये कैसे हो सकता है, मुझे भी ये स्वीकार नहीं होता। आगे, हर वस्तु सत्ता में ऊर्जित है, प्रेरित है ना। ऊर्जित का प्रमाण है कि सब कोई प्रेरणा संपन्न है। क्या चीज की प्रेरणा? व्यवस्था की प्रेरणा। इसीलिए हम सब व्यवस्थित होना चाहते हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा, शिकायत, शिकवा गिला, ये किसी को स्वीकार नहीं होती। यह तो प्रमाण है ही, यह सर्वत्र विद्यमान है ही। तो ये जो व्यापक वस्तु है, ये ऊर्जा, ये परमात्मा सर्वत्र मतलब सब जगह विद्यमान है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर ये नहीं है। इसीलिए मनुष्य न्याय धर्म सत्य के साथ कोई भी देश स्थिति हर जगह प्रमाणित हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा नहीं है ऐसा कोई जगह ही नहीं, परमात्मा नहीं है ऐसा कोई जगह ही नहीं, तो मैं हर जगह अपने ज्ञान का प्रमाण दे सकता हूँ। हर इकाई व्यापक में डूबे भी है, घिरे भी हैं। तो घिरे होने से, जैसे हम घिरे हैं तो एक कोई भी चीज का आपको आकार दिखता है, वो आकार जैसे ही दिखता अपन क्या बोलते हैं, ये कोई चीज से घिरा है। जैसे हम तालाब देखते हैं, हम बोलते हैं अरे ये तो घिरा हुआ है, तो हम बताते हैं ये गोल है, ये चौकोर है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही, केवल आकार की बात नहीं हो रही है,
हम हर इकाई व्यापक में घिरी हुई है, इसीलिए नियम है, नियंत्रण है और संतुलन है। हम मनुष्य अगर न्याय है ना, न्याय से हम घिरे हुए हैं, इसलिए अन्याय हमें परेशान करता है, असत्य हमें परेशान करता है, अधर्म हमें परेशान करता है, समस्या हमें परेशान करती है। और हम किससे घिरे हुए हैं? हम समाधान से घिरे हुए हैं, इसलिए समाधान हमें उत्सवित करता है, अभयता हमें उत्सवित करती है ना। तो घिरा हुआ मतलब मोटा मोटा हमें कोई आकार दिखता है, पर हम सुख से भी घिरे हुए हैं, है ना। और वो घिरा हुआ वो नियंत्रण हमें स्वीकार होता है। फिर हम डूबे भी हुए हैं, ऐसे डूबे हैं कि चाहे तो भी नहीं निकल सकते, ऊपर भी नीचे भी, पूरी तरीके से हम इस पवित्र वस्तु में, एक शुद्ध वस्तु में डूबे हुए हैं। एक एक अलग होने का अर्थ ही है कि उनके बीच में सत्ता है। तो ये तो आसान ही है, कोई भी वस्तु अलग अलग इसीलिए दिखती है क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो अभी हम बहुत आसानी से कह देते कुछ नहीं है भाई, इसको तो अंडा मिला, अच्छा जीरो ही मिलेगा क्या? तो ये बात हमको अच्छे से समझनी है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, जीरो से ही शुरुआत होती है ना। और अब अगर हम इसको देखें तो शून्याकर्षण में ही पूरी धरती, ग्रह गोल, हर कोई अपनी गतिशीलता में है। मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या? जी दीदी, सुनाई दे रहा है। जी दीदी। तो क्या मैं इतना डिटेल करूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये भी मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं दीदी, आप डिटेल्स में बताइए, बहुत सुंदर बता रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। आप बता रही है दीदी, डिटेल्स में ही बताते जाइए इसको। हाँ, और भी कोई व्यक्ति बताइए, क्योंकि मेरा समय पर ध्यान नहीं था। आदि नमस्ते। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं आप, मेरे को समझ में आ रहा है कुछ मतलब। दीदी इतना सुंदर आप रीड करके एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, हम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसा ही हम लोग भी रीड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल है ना। करेंगे ही। हाँ। बहुत अच्छा जी। जी जी, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से यही प्रश्न हो पाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे बाबा जी बता रहे हैं, बीच में सत्ता न हो तो अलग अलग हो ही नहीं सकता, है ना। और इसको इसको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। जब हमने पिछले बार भी अलग अलग और अच्छी निश्चित दूरी, ये दो भाषा है। एक होता है अलग अलग हो गए भाई, और एक है अच्छी निश्चित दूरी में है भाई हम। तो अच्छी निश्चित दूरी मतलब व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था बनी हुई है। हम अलग अलग नहीं हो गए, हम दूर दूर नहीं हो गए, हम खंड खंड नहीं हो गए, है ना। तो अलग अलग मतलब यहाँ पर जो बाबा जी कह रहे हैं कि बीच में सत्ता ना हो, तो हर इकाई की एक जो दूरी है, अच्छी निश्चित दूरी, उसको हम बता नहीं पाते हैं। और अच्छी निश्चित दूरी का मतलब, कोई परमाणु को देखते हैं, वो परमाणु के रूप में बना हुआ है, मतलब व्यवस्था है। इसके साथ साथ जुड़ता भी इसलिए है, एक तो अलग अलग इसलिए होता है कि सत्ता है, और जुड़ता भी इसलिए है कि बीच में सत्ता है। तो वही बात है कि, है ना, आपस में अच्छी निश्चित दूरी की व्यवस्था भी है। इस प्रकार रचना विरचना का आधार हो गया। तो जैसे हम कोई भी, मान हम अपने आप को ही देखते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर का एक रचना है, एक समय तक वो बना हुआ है। वो किस लिए बना हुआ है? क्योंकि शरीर की हर एक इकाई, हर एक सेल्स ऊर्जा संपन्न है ना। वो ऊर्जा है और प्रेरणा संपन्न है, हर वस्तु प्रेरणा संपन्न है व्यवस्था की। इसीलिए मनुष्य को अपनी किडनी, लंग्स और इनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है कि विरचना, अगर शरीर विरचित हो गया तो वो भी प्रेरणा संपन्न है।
और वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर वस्तु ऊर्जा संपन्न है। सत्ता है इसीलिए रचना है, विरचना है, फिर पुनः रचना है, फिर विरचना है। तो एक बार रचना तो हमको खुशहाली देता है, विरचना मनुष्य को खुशहाली नहीं देती। अगर वो बहुत जुड़ाव है तो विरचना हमें खुशहाली नहीं देती। इसीलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम को बाबा जी बता रहे हैं। चक्र, रचना और विरचना का चक्र निरंतर चलता है क्योंकि सत्ता है। सत्या कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, वो है। इसीलिए हर वस्तु का जो चक्रीय क्रम है, आवर्तनशीलता है, वो होती ही रहती है। इसीलिए न किसी से बहुत अच्छा लगने की बात है, न बुरा लगने की बात है। रचना है तो विरचना है, विरचना है तो पुनः रचना है। तो इसीलिए ना मोह की जरूरत है, ना दुख की आवश्यकता है ना। और वो सब क्यों हो रहा है, ये चक्रीय क्रम क्यों है? क्योंकि सत्ता है, क्योंकि ऊर्जा है, क्योंकि ईश्वर है। अब और ऊर्जा संपन्नता है ही वस्तु में, क्योंकि क्रियाशील है ही। तो हर वस्तु क्रियाशील है ना। क्रियाशीलता का अर्थ कोई स्थिति गति है, कोई भौतिक क्रिया है, कोई रासायनिक क्रिया है, कोई जीवन क्रिया है। कहीं परिणाम बदल रहा है, कहीं परिणाम नहीं बदल रहा है। जैसे पूरे अगर हम जीवन को छोड़ें तो वहां पे सब परिणाम बदलता है। पेड़ का परिणाम, जीव जंतु का परिणाम, हवा में अलग अलग परिणाम, ये सब बदलता ही रहता है। पर मनुष्य में, जीवन में परिणाम नहीं बदलता, अंश नहीं बदलते, वहां परिमार्जन होता है। तो इसका मतलब परिणाम नहीं बदल रहा मतलब क्रियाशील नहीं है क्या? जीवन में भी क्रियाशीलता है। और वो कैसे? परिमार्जन के अर्थ में। हम प्रिय हित लाभ दृष्टि से न्याय धर्म दृष्टि में जीने लगते हैं। ये जीवन में क्रियाशीलता है। तो व्यापक वस्तु कैसा है? क्रिया शून्य है। वहां पर कोई भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, कोई स्थिति गति नहीं है। पर व्यापक वस्तु में सभी वस्तु संपृक्त है, मग्न है, एकदम निमग्न है, एकदम डूब गए हैं। इसीलिए क्रियाशीलता हमको दिखती है। मतलब कितना सुंदर संबंध है, कितना आत्मीय संबंध है। मतलब कितनी आत्मीयता, अगर हम इसको महसूस करें तो कितनी आत्मीयता है कि एक ही वस्तु हमें दिखती है, वो भिन्नता, वो अलग अलग दिखती ही नहीं। कितना सुंदर संबंध है। ये संबंध समझ में आने से हम भी वैसे आत्मीयता, क्या अपना पराया करते रहेंगे, ऐसे लगता है। मतलब कितनी सुंदर व्यवस्था होने के रूप में है, मैं क्यों अपना पराया करूं? और इसके बाद पराया करने के बाद भी मिलता क्या है? मिलता भी नहीं है सम्मान, न सुख। और वो वस्तु से सुख लंबे समय तक बनी नहीं रहती है ना। तो इसको हम लोग अपने जीने में देख पाते हैं, तो यही समझ में आता है कि ये जो निमग्न है, ये जो आत्मीयता है, ये जो संबंध है, ऐसे ही हमें भी जीना है। ये प्रेरणा देखिए कहाँ से आ जाती है, क्योंकि हम भी प्रेरणा संपन्न है। इस वस्तु को पुनः दूसरे ढंग से अध्ययन किया। दीदी, एक तो इसमें एक प्रश्न है। अभी जैसे एक तो इसको जो पहला था कि हम जुड़ाव को भाव रूप में कैसे महसूस करते हैं, और दूसरा जो रचना विरचना का आधार है, ये आप इससे रिलेट करते हैं क्या? जो जन्म और मृत्यु, शरीर की जो मृत्यु होती है, उसी से ना? हाँ, उसी से रिलेट कर रहे हैं। हाँ, तो दीदी भाव रूप में जीवन क्रिया में मतलब परिमार्जन को कैसे फील करें कि हमको वो तकलीफ ना हो? प्रिय आत्मीय कोई जाता है तो उसको व्यवहारिक रूप में कैसे उसको मतलब नियंत्रित करें, या अपने में क्या परिमार्जन करें, क्या समझें इसको, कैसे उस तकलीफ से, उस पीड़ा से मुक्त हो सकते, उसको स्वीकार कैसे करें उस विरचना को? उसको जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा कभी कभी विरचित हो जाता है, तो हमें दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि पौधे का बीज हमारे पास है, हम पुनः पौधा लगा सकते हैं।
तो उस बीज से वृक्ष परंपरा को देखते हैं, इसलिए हमें पौधा अगर मर भी गया तो दुख नहीं होता, फिर से आ जाएगा। लेकिन जब हम मानव को देखते हैं तो मानव को हम प्रकृति से भिन्न वस्तु मानते हैं। मानव का भी उत्पत्ति तो बीज से ही है ना, और मानव का शरीर बनना बंद तो नहीं होगा ना। वो शरीर नहीं है पर वो तो है ही। और सारा दुख मुख्य रूप से इस बात का रहता है कि जितनी अपेक्षा थी, जैसा जीना चाहते थे वैसा जी नहीं पाए, उनके साथ जो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, है ना। जैसे एक समय था, बाबा जी का शरीर जब विरचित हुआ, उनका शरीर शांत हुआ, तो हमें पहले बहुत दुख होता था कि बाबा जी का ऐसे उम्र हो गया है, वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा। पर एक समय आया, मतलब हम लोग में से जितने भी हम भाई बहन थे, कोई भी ऐसे बहुत हिल डुल गया ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। उसका कारण यही था, हम जितना उनसे पूछ सकते थे, जितना जी सकते थे, मतलब संबंध में तृप्त हो गए थे, उस तृप्ति को पा लिए थे, उनकी खुशहाली भी देख लिए थे, अपनी खुशहाली भी देख लिए थे, उनकी अपेक्षा भी पूरी कर लिए थे और अपनी अपेक्षा भी पूरी कर लिए थे। इसके बाद तृप्ति के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। तो यही है, वो समझ में आता है कि जो है अब तो भाव है ही, है ना। ये अपने से एक एश्योरिटी आती है, भाव तो है ही, हम जी लिए वो भाव, तो मेरे अंदर जिंदगी भर मैं उसको महसूस करती ही रहती हूँ। इसीलिए फिर शरीर रहे ना रहे, तो वो जो भाव का दुख है ना, काश वो होते तो हम ये नहीं कर पाए। कोई चला जाता फिर हमें दुख होता है, वो काश होते तो ये कुछ कह होता, कुछ करा होता। वो काश वाली स्थिति हमें दुख देती है। पर अगर आप पूरी तरीके से जी लिए, पूरी तरीके से भाव मतलब एक व्यापक वस्तु ही है, उसको जी लिए, समझ लिए, उसके बाद दुख नहीं होता। बीज से बीज की परंपरा बनी हुई है, इसको बार बार अपने में स्थापित करना होगा, इतनी सी बात है। जी दीदी, मतलब कि वो भाव जो है वो निरंतर है, भाव रूप में हमारे साथ है ही। और शरीर की रचना हुई है, लेकिन जीवन तो अमर है, जीवन रहता ही है। और जीवन से आप अभी भी बात करते हैं, अभी भी आप और हम जीवन ही बात कर रहे हैं, है ना। मेरा शरीर नहीं रहा, आपका नहीं रहा, तो ऐसा नहीं कि हम बात करना छोड़ देंगे। आपको अभी भी अनुमान होते होंगे, पता नहीं वो कहाँ से आते हैं, पर अनुमान आते हैं, नहीं आते हैं। जी दीदी, अनुमान दीदी आते अगर हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे अनुमान आते हैं, है ना। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मेरे इतने सारे इंट्यूशन सही होते हैं। अब पहले मैं उसे नज़रअंदाज कर देती थी, मैं 10 साल बाद ऐसी होंगी ऐसे तक मैंने इंट्यूशन लगाए हैं। मतलब हींगना तक आने के मैंने इंट्यूशन लगाए थे दिल्ली में बैठे बैठे। तो कुछ प्रेरणा संपन्न है, जीवन से बात करता ही है। ठीक है तो ना, इससे दीदी लंबे। बाबा जी से आप इतने जुड़े हुए थे भाव रूप से, फिर आपको मतलब उनसे ऐसा महसूस होता होगा या प्रेरणा, जैसे कभी कुछ उनसे बातें, आप मतलब एग्जैक्ट ऐसे बात नहीं होती, लेकिन ऐसे कुछ भाव रूप में आपको लगता है? केवल बाबा जी से ही नहीं, मेरे पिताजी के साथ भी लगता है, मतलब इवन मेरे डॉग्स के साथ भी लगता है ना। अभी एक डॉग है हमारा, वो 2 महीने से नहीं आया था, तो कल ही मेरी बेटी बहुत डॉग्स के साथ में उसको वो सब बात भी करती है, जो भी वो करती है। तो मेरी कल मैं वो उसने अपने 2 महीने से लिख दिया कि वो मृत्यु हो गया है, वो एक डॉग डायरी बनाई है। उसने लिखा कि उसका डेथ हो गया है, उसका नाम पार्कर है। और मैंने उससे बोला, नहीं बेटा जी, वो बहुत स्ट्रांग है, देखना वो आएगा। और आज वो आ गया, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ऐसे ज्योतिष टाइप की हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि कुछ चीजें हैं बहुत सारी जो हमें पता चलती है। जीवन से ही बात करता है, इसको हमें मानना पड़ेगा और इसको जांचिए। मतलब मृत वाले की बात अलग है, जीते जागते भी, जो अभी जीवित भी हैं, उनको भी, उनसे भी हम बात करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ दीदी, कई बार ऐसे लगता है ना कि सामने ही है, पास में ही बैठे हैं।
सामने ही है, अगर है तो इसका आंसर ऐसे ही देंगे वो, ऐसा लगता है जो। इसी का ही अभ्यास हमको करना है। जैसे ही शरीर आता है हमको लगता है शरीर ही जीवन है, यही तो मूल भ्रम है ना। जी दीदी बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। हाँ, हमारा यही भ्रम है। अरे भाई, जीवन कितने संकेत देता है, मतलब कितने बार, मतलब हमारा मैरिज नहीं हुआ था और इनका एक्सीडेंट हो गया था, और है ना हमारा एंगेजमेंट हो गया था, और मुझे पता चल गया है इनका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब वो मुझे वाइब्रेशन महसूस हुए थे, पर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने इनको फोन किया, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आवाज भी ठीक थी, पर मुझे फिर भी लग रहा था नहीं कुछ तो है। तो जब भी हम ही दूरी बनाते हैं, हम जिसको भी क्लोज करना चाहते हैं उसका उसका सब चीज, उसका सब स्थिति गति हमको एज इट इज पता चलता है। ये सबके साथ होता है। ठीक है जी दीदी, है ना। तो आगे चलते हैं अपन। तो हम यहाँ पे थे, इस वस्तु को पुनः दूसरे ढंग से अध्ययन किया। एक तो इकाइयों के रूप में वस्तुएं दिखती हैं, है ना, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे आप एक पेन को देखें, एक इकाई मतलब जिसको एक एक करके गिन सकते हैं उसको कहते हैं इकाई, जिसकी 6 ओर हमें कुछ नहीं दिखता है। उसका आयतन और, है ना, उनका आयतन और व्यापक रूप में दिखती है। उसका आयतन समान है या भिन्न है, ये बात सोचा गया। व्यापक वस्तु का कोई आयतन बनता ही नहीं, सीमा बनता ही नहीं। तो ये तो स्पष्ट ही होगा कि कोई भी इकाई है उसका भार है, आयतन है, ये हमें स्पष्ट होता है। इकाई इकाई के में ही स्पष्ट होता है। व्यापक केवल व्यापक है, जैसे धरती, धरती का क्या भार होगा भाई, वो तो शून्याकर्षण में है ना, तो उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इकाई और इकाई की परस्परता में किसी का भार हमें पता चलता है। इकाई और व्यापक है, उसमें हमें भार पता नहीं चलता। आगे हम चलते हैं। भौतिकवाद के अनुसार इकाइयां जहां रहती हैं वहां व्यापक सत्ता नहीं रहती, अर्थात इकाइयां व्यापक वस्तु को हटा देती हैं। तो भौतिकवाद भी एनर्जी, है ना, एनर्जी कोई है इसको तो मानता है ना। तो एनर्जी को कैसे बता रहे हैं कुछ वैज्ञानिक, ऐसा बाबा जी बता रहे हैं कि एनर्जी इधर उधर शिफ्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए मैंने एक ग्लास यहाँ पे रखा तो वहां से ऊर्जा खसक गई, है ना, वहां पर नहीं रहती, ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं। अतः इकाइयां व्यापक वस्तु से बलवान मानी गई हैं, है ना। तो अब देखिए, ये अगर हम इस थ्योरी को सही मानते हैं तो इसीलिए हम वस्तुएं बराबर सुख, जितनी ज्यादा इकाइयां आप इकट्ठा कर लो बराबर सुख, क्योंकि इकाइयां ज्यादा बलवान है एनर्जी से। तो इसीलिए साइंस किसी एनर्जी या किसी गॉड या आत्मा कह सकते हैं, सॉरी गॉड नहीं है, इस पर बहुत बिलीव नहीं करता। और सुविधा संग्रह इकट्ठा करना और उसी में सुख को भासना, ये भौतिकवाद की देन है जो हमारे अभी पास है। तो इसीलिए इकाइयों को हम ज्यादा बलवान मानते हैं। देखिए ना, हमारी जिंदगी में भाव ज्यादा बलवान है कि वस्तु, संबंध ज्यादा बलवान है कि ज्ञान, मतलब ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि मैं एंटरटेनमेंट कर लूं। तो इस सब चीजों में हम देखते हैं कि इकाइयों का पल्ला भारी ही होता है। कुछ भी बोल लो, ये तो ऐसा लगता है ये सब तो भाई बातें हैं, बातों का क्या, आदर्शवादी बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ तो कुछ और ही है। तो हम भी इसी थ्योरी में हैं। इकाइयों को रुपया पैसा, है ना, धन दौलत, इसको इकाइयों को हम ज्यादा बलवान मानते हैं बजाय व्यापक वस्तु के। व्यापक वस्तु को अगर ज्ञान बोले तो हम ज्ञान ज्यादा भारी है मेरे लिए
ज्ञान को मैं क्या रात दिन कर सकता हूँ? रात दिन आज मेरी सारी मेहनत किसके लिए है? पैसे के लिए कि ज्ञान के लिए? मेरी सारी मेहनत मैं किस लिए कर रहा हूँ? तो इकाई इकट्ठा करने के लिए हमें भी दिखता है, इकाई इकट्ठा करने के लिए सारी मेहनत है। तो वही मानसिकता में हम भी चल रहे हैं, जबकि यथार्थ में देखा सारी वस्तुएं शून्याकर्षण में हैं। धरती, सूरज, सौर्यमंडल, आकाश गंगाएं सभी शून्याकर्षण में हैं, है ना। शून्याकर्षण को और आकर्षण को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हम धरती में हैं, धरती में एक आपने पत्थर उछाला तो क्या होता है? वो वापस नीचे आकर गिरता है। तो यहाँ पर भार का आकर्षण है, इसको बोलते हैं प्रत्याकर्षण। आकर्षण पुनः आकर्षण। हमने क्या किया? आकर्षण से खींचा बॉल को और ऊपर की ओर उछाला, है ना, और वो वापस आ गया। तो धरती में अगर हम देखें तो वहां पे धरती का आकर्षण मतलब धरती का भार उसे खींचता है ना, एक आकर्षण ये है। पर अगर हम धरती के बाहर देखें, वहां पर मुख्य रूप से हमें शून्य का ही स्थिति दिखता है। किसी ग्रह गोल के नीचे कोई वस्तु नहीं है। तो वहां पर क्या चीज का आकर्षण है कि सूरज या फिर हम पृथ्वी को देखें, पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है और चंद्रमा अपनी धुरी में घूमते हुए सूरज के चक्कर लगाती है। तो ये कैसा हो रहा है? शून्य का आकर्षण है। वो सभी शून्य के आकर्षण में प्रेरणा संपन्न है, व्यवस्था की प्रेरणा के साथ। इसी तरीके से धरती के साथ, इसी तरीके से एक सौर मंडल अनेक सौर मंडल के साथ, अनेक सौर मंडल आकाश गंगा में सभी व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या आकर्षण है? शून्याकर्षण। अगर शून्य आकर्षित करने लगा, अगर अध्ययन से शून्य आकर्षित करने लगा, फिर कोई चीज का आकर्षण बनता नहीं है। मतलब सब कम लगता है, सब ऐसे बोलते ना, क्या चीज ले आए भाई, वो चीज है। ये अध्ययन विधि से आता ही है, इसको हम आगे और अध्ययन करेंगे। तो शून्याकर्षण स्थिति में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्ता और इकाई की परस्परता में भार नहीं है ना। तो सत्ता और इकाई की परस्परता में, जो मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपको पता करना है ये भारी है, जैसे आप 5 किलो का कोई चावल उठाते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत भारी है। 10 किलो का उठाएंगे तो अरे ये तो और ज्यादा भारी है। 100 किलो का उठाएंगे तो अरे ये तो बहुत भारी है। पर अगर आप उसे उठाए ही नहीं हैं और वो 10 किलो का बोरी आप अगर प्लैनेट से बाहर आप लेके गए, प्लैनेट से हम बाहर लेकर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसके भार का आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। स्पेस में तो हर चीज एक उसमें है ना, वहां पे भार का पता नहीं चलता। अपन ने देखा ही है कुछ वीडियोस में से, जो लोग जाते हैं स्पेस में तो वहां पे हर चीज ऐसे तैरती हुई सी दिखती है, ये आप लोग को पता ही है। जबकि इकाइयों की परस्परता में ही भार स्पष्ट होता है। जैसे दो परमाणुओं की परस्परता में अणु बनने की प्रवृत्तिवश भार स्पष्ट होता है। तो ये भी हमने पहले बात की है कि अकेला परमाणु या अकेला परमाणु अंश कभी अस्तित्व में नहीं मिलता। परमाणु अणु के रूप में भी नहीं मिलता है ना। अणु के रूप में भी स्वतंत्र नहीं मिलता। न परमाणु अंश स्वतंत्र मिलता है, न परमाणु स्वतंत्र मिलता है, न अणु स्वतंत्र मिलता है। तो दो परमाणु आपस में प्रेरणा संपन्न होते हैं तो अणु बनते हैं, और इसी तरीके से अणु में एक भार हमें दिखता है। इस प्रकार एक से अधिक अणु निश्चित रचना प्रकृतिवश भार स्पष्ट हो गया है। तो ये सब स्पष्ट हो गया है कि भार इकाई का ही होता है। शून्याकर्षण की स्थिति में भार नहीं पता चलता।
ये कुछ वीडियोस भी हैं, अगर आप लोग कोई देखे होंगे तो। नहीं, मैं कुछ ये प्रैक्टिकल किया गया है। एक पूरे कमरे को बंद कर दिया था, वैक्यूम है ना उससे, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं था, हवा भी निकाल ली गई थी, और एक जो चिड़िया का पंख होता है और एक भारी बॉल, दोनों को एक निश्चित समय पर गिराया गया, और दोनों एक निश्चित समय पर ही गिरे एक साथ। जबकि अभी अगर हम ऊपर से एक पंख को डालें तो पंख धीरे धीरे गिरेगा और एक बॉल जल्दी गिरेगी। लेकिन जहां पर हवा भी नहीं है, केवल स्पेस है ना, खाली जगह, वहां पर भार का पता ही नहीं है। वो पंख का भी उतना ही भार है और एक हैवी बॉल का भी उतना ही भार है। इसकी कुछ वीडियोस हैं, उसको मैं कहीं से खोज के भेजूंगी, या आपके पास हो तो आप भी भेज दीजिएगा। तो इकाइयों में एक दूसरे के परस्परता में भार को स्पष्ट करने के क्रम से, जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, वास्तविकता में वह विकास क्रम में भागीदार या समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अब आ गई है कि इकाई और व्यापक के सह अस्तित्व में विकास का क्रम को बताए हैं। तो हमें भार तो स्पष्ट हो गई, और भार कैसे स्पष्ट हुई? आकर्षण बल, इसको कहे हैं आकर्षण बल। जैसे अगर आप एक 5 किलो का वेट रखें और 2 किलो का प्याज रखें, प्याज 2 किलो का है और 5 किलो का वेट है, तो क्या आकर्षित करेगा? ज्यादा भार कम भार को आकर्षित करता है। तो इसी को कह रहे हैं आकर्षण बल। वास्तविकता में वह विकास क्रम में भागीदारी है। तो पूरा विकास क्रम को आप देखें तो शुरुआत में हल्के तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, किसी में एक है ना, ऐसे हल्के हल्के थे। और जैसे जैसे विकास होता गया, विकास का क्रम को देखें तो वैसे वैसे भारी भारी तत्वों को हम देखते हैं, है ना। ये आप लोगों को पता ही होगा जिन लोगों ने साइंस अच्छे से पढ़ा है। तो विकास का क्रम, सह अस्तित्व में वो भागीदारी को हम देखते हैं, और वो समग्र व्यवस्था होने में भी उसकी भागीदारी को देखते हैं। जैसे कोई पत्थर धरती के वातावरण में कुछ दूर से छोड़ने पर धरती पर ही आता है, वह उस पत्थर में निहित विकास उन्मुखी प्रवृत्ति के आधार पर ही है। इस प्रवृत्ति को प्रकाशित करते समय इसे आकर्षण बल नाम दे दिए हैं। तो है ना, बाबा जी ये कह रहे हैं जैसे एक पत्थर को अपन उछालते हैं तो नीचे आता है, तो वो बोल रहे हैं कि पत्थर में भी विकास, विकसित होने की प्रवृत्ति है, मतलब जुड़ने की प्रवृत्ति है। पत्थर नीचे ही क्यों आया? एक तो बात है आकर्षण बल से आया, दूसरा क्या है, वो विकसित होना चाह रहा है। तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन में तो मिट्टी से ही पत्थर, पत्थर से ही मणि, मतलब धीरे धीरे वो भार का आकर्षण और उन्नत स्थिति, तो है ना, इस तरीके से उस विकास की यात्रा को भी हम देख सकते हैं। इन दो प्रमाणों से हमें समझ में आता है कि सभी क्रियाशील है, सत्ता पारगामी है, मतलब आर पार जाया जा सकता है। इसका साक्ष्य है प्रत्येक इकाई क्रियाशील है, नियंत्रित है, बल संपन्न है। अगर मिट्टी को भी देखें तो वो बल संपन्नता दिखती है ना, तभी तो हम उसको उपयोग कर पाते हैं। और वो बल कहाँ से आया? कोई ऊर्जा है तभी तो बल है भाई। एक शक्तिशाली वस्तु दिखती है तभी हम उसको उपयोग करते हैं, और वो बलहीन होती तो कौन उससे घर बनाता, कौन उससे चूल्हा बनाता, कौन उससे ईंट बनाता। तो उस बल को मनुष्य पहचानता है और उसको उपयोग करता है। इसीलिए तो मनुष्य हर वस्तु को उपयोग कर पाता है, क्योंकि उसके बल को पहचानता है ना। बहुत सुंदर बात। तो अस्तित्व में इकाई को कहीं भी स्थित होने पर नियंत्रण, क्रियाशीलता और बल संपन्नता यथावत बने ही रहता है। यह भी सत्ता के पारगामी होने का साक्ष्य है, क्योंकि सत्ता हर इकाई के आर पार है,
इसीलिए, और ऐसा हर जगह है, हर स्थिति में है, इसीलिए हर वस्तु नियंत्रित है ना। मतलब पपीते के बहुत सारे बीज होते हैं, सारे बीज लगा दे तो पपीता ही पपीता हो जाएगा। पर देखिए, अगर एक जैसे पपीता को एक गर्भ के रूप में अगर हम देखें कि वो एक माँ का गर्भ है, तो उस पपीते को भी पता है कि इसमें जितने बीज हैं सभी बीज में वो गुण नहीं है कि वो बीज बन पाए। कुछ बीज होते ही हैं खाद बनने के लिए, वो बीज होते हैं, कुछ बीज पेड़ बनने के लिए होते हैं, है ना। ये व्यवस्था है ही। इसलिए मनुष्य में भी अगर संतान उत्पत्ति किसी को नहीं होती या फिर कुछ ऐसी घटना होती है, ये सब प्राकृतिक विधि से नियंत्रित है। हम बहुत खाद डाल दें तो पालक पीपल नहीं बन जाएगा। सब में नियंत्रण है आकार में। हम बहुत ज्यादा ज्ञान ले लें तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक नियंत्रण मनुष्य को उपलब्ध है ही। तो इस तरीके से सत्ता के वैभव को और इकाई की क्रियाशीलता को यहाँ पर बाबा जी ने बताया है। आप लोग को स्पष्ट हुआ भी कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया बहुत स्पष्ट हो जबरदस्त। दीदी। दीदी मैं एक छोटा सा जिज्ञासा थी, ये व्यवस्था को अपन थोड़ा सा और, व्यवस्था मतलब क्या? आपको क्या समझ में आता है? तृप्ति को बस पहचाने, व्यवस्था तो बाकी शब्द में है, 5 आयाम ये सब बोलते हैं। आपको एकदम ऐसे तृप्त हो गया, भारहीन वाला तृप्ति कब महसूस होता है? उसी का नाम है व्यवस्था। बताइए, अपने में देखिए। ये अपने में देखना होगा, अपने में ही दिखेगा। शब्द के पार है, शब्द के पार है अब कुछ चीजें। देखिए, बताइए। व्यवस्था तो मेरे हिसाब से दीदी ऐसा है कि सही से जीना, चारों अवस्थाओं के साथ जीना। लेकिन व्यवस्था का एक ऐसा परिभाषा मेरे को समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा था। हाँ, तो व्यवस्था की परिभाषा देख लीजिए। तो यहाँ तक की तो बात हो गई। अब क्या करें? सुचित्रा बहन जी हैं? सुचित्रा बहन जी, हाँ हाँ पूनम बहन जी, तो पूरा क्वेश्चन का तो लगभग काफी सार रखती है वो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही लेते अपन, है ना। और जैसे भैया व्यवस्था को रखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अपन व्यवस्था को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्यवस्था एक्चुअल में है क्या, नेक्स्ट क्लास में, ठीक बात है ना। तो हाँ अच्छे ठीक से बात अगर है। भैया अच्छे से समझना चाह रहे हैं अगर व्यवस्था एक ही टॉपिक के रूप में, तो उसको अलग से रख सकते हैं, ठीक बात है। तो है ना 9-10 कमलेश हो गए भैया। हैं। आगे प्रश्न लेना है कि यहाँ पे अपन अंत करें? क्योंकि आगे वाला भी जो प्रश्न है ना, ये भी एक लंबा है। डूबा भीगा गिरा, ये भी हमें ही समझाना होगा। हाँ बड़ा है इसका। इसको भी अगली बार हम ही रखेंगे। तो आप बताइए कैसे करें? अंत करें अभी यहाँ पे ठीक, गोष्ठी का? ठीक बात है। इसमें में भी काफी प्रकाश मानता वगैरह प्रतिबिंबन को अच्छे से हाँ समझा सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे भी अभी कर सकते हैं क्लोज, और नेक्स्ट टाइम इसी को ही कर लेंगे, प्रतिबिंबन वगैरह। इसको इसमें भी अच्छा डिटेल बातचीत हो सकती है। जी ठीक है, आप ठीक है। सब क्या सोचते हैं सभी से पूछ सकते हैं। हाँ, आप भी सब बताइए कैसा करें, हम यहीं पे अभी रोकें? हाँ जी दीदी, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। बढ़िया, थैंक यू बहुत सो बढ़िया, मच। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है। आज सुचित्रा बहन जी आप अंत कर दीजिए। ठीक है,
बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसे ही रखते हैं इसको, जैसे इन लोग आपस में चर्चा कर ही रहे हैं तो उसमें से भी क्वेश्चन निकलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जैसे बीच में भैया पूछे जैसे व्यवस्था को समझना चाहते हैं, और भी जैसे कमलेश भैया का जो क्वेश्चन था मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि व्यापक जैसे स्थिति लगती है उसको भी बहुत अच्छा से सोच सकते हैं अपन सभी लोग। पर बहुत गहरा क्वेश्चन आपने किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो क्वेश्चन आपका। तो उसको और भी इसमें बात कर सकते हैं अपन, है ना, आगे चल के। अभी नहीं करेंगे इसको, आगे चल के हम इस पे जरूर बात करेंगे, है ना, क्यों ऐसा लगता है व्यापक जैसा। तो बहुत गहरी बात है ये, अच्छा ध्यान गया आपका। और बाकी बढ़िया है पूनम बहन जी, ऐसे ही अपन रखते जाएं भैया लोग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पढ़ करके ये क्वेश्चन के आंसर को डिटेल भी, अगर कुछ एकदम इजी है कुछ थोड़ा डिटेल करने लायक है तो अपन कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो फिर आवाज नहीं आ रही है तो सबको नमस्ते। नमस्ते दीदी। ठीक है, नमस्ते दीदी सबको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दीदी।